फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0 एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम एंसेंट हिस्ट्री का सीरीज चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज से ही हम लोग एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जितने भी एग्ज़ाम के होंगे, उन सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो भी होंगे उनका सीरीज भी अलग से करवाऊँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। आज हम लोग को पढ़ना क्या है? आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय इतिहास के बारे में। हम लोग को आज पढ़ना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग को एंसेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास से जितने भी जुड़े हुए सवाल हैं और जितने भी जुड़े हुए स्रोत हैं उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्राचीन, पहले हमको पढ़ना है कि भारतीय प्राचीन के ऐतिहासिक स्रोत जो है, भारतीय प्राचीन के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी पढ़ना है कि क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है, जिसे हम लोग कालक्रमिक वितरण बोलते हैं, तो वो क्या होता है? तो वो जो होता है वो क्या होता है? वो होता है जब कोई व्यक्ति या समाज अथवा देश से, कोई व्यक्ति, समाज या देश के किसी भी नागरिक से जो संबंधित होते हैं और जिसका सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा आदि तथ्यों से जो उनका विवरण निकलता है, उसे ही हम लोग कालक्रमिक विवरण कहते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसे अगर सीधी तौर पे कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि के बारे में जिससे हमें नॉलेज मिलता है उसे ही हम लोग कालक्रमिक इतिहास कहते हैं, ठीक है। कालक्रमिक इतिहास कहते हैं। और अगर कहा जाए तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो माना जाता है वो हेरोडोटस को माना जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री जो माना जाता है वो हेरोडोटस को ही कहा जाता है, ठीक है। और जब प्राचीन इतिहास के बारे में एक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में लिखा गया। और साथ ही साथ इसमें ना जम्मू कश्मीर के इतिहास का भी वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। और इसके जो लेखक है वो कल्हन है, इसके राइटर है, ठीक है। इसके राइटर जो है वो है कल्हन, ठीक। और उसके बाद उत्कीर्णन चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के कहाँ मिलते हैं? मतलब कहा जाता है कि उस समय में जो सिक्के जो होते थे उस पर जो चिन्ह मिले हैं उसे उत्कीर्णन चिन्ह कहते हैं, ठीक है। उत्कीर्णन चिन्ह कहते हैं। और उत्कीर्णन चिन्ह जो कहते हैं, तो उन सिक्कों का जो निशान मिला है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आहत सिक्के, ठीक है। अगला है सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कों के बारे में जो पढ़ा जाता है, सिक्कों के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मुद्रा शास्त्र, ठीक है। और भारत में जो है प्रौद्योगिक इतिहास की जो खोज हुई थी वो प्रारंभ में डॉक्टर प्राइमरोज ने इसका खोज किया था। तो सिक्कों को अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। और भारत में जो प्रागैतिहासिक की खोज करने का प्रारंभ जो हुआ था उसका श्रेय जो दिया जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को ही इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या था कि उसके बाद भारतीय प्रागैतिक इतिहास का जो अध्ययन, इससे जो संबंधित अध्ययन है उसका जो खोज किया था वो किया था प्री हिस्टोरिक इंडिया जो थे, इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिक अध्ययन से रिलेटेड खोज किए थे। तो इसका जो था प्री हिस्टोरिक के बारे में जो इसका अध्ययन जो किया था वो किया था स्टूट पिगेट जो है स्टूअर्ट जो है, इन्होंने ही स्टूअर्ट पिगेट जो है वो प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में इन्होंने अध्ययन किए थे। उसके बाद क्या है कि चीनी यात्री जो थे भारत में शिक्षा के लिए आया करते थे। शिक्षा के ग्रहण करने के लिए चीनी यात्री ही नहीं, तिब्बत, बहुत सारे देशों के लोग जो थे इंडिया में शिक्षा के लिए आया करते थे। नालंदा
यूनिवर्सिटी जो थी, नालंदा इस यूनिवर्सिटी से भी पुराना यूनिवर्सिटी है, जो वर्तमान में अभी अगर कहा जाए तो वर्तमान में वो पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता था नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो उसमें चीनी यात्री क्या करते थे, आके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ कह रहा है कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा के बारे में जिसे बताया है, और जिस शब्द बताने के दौरान जिस शब्द का प्रयोग किया है उसे ही इंतु कहा जाता है, उसे इंतु कहा जाता है। चीनी यात्री जो यात्रा किए हैं और यात्रा करने के दौरान ही उनका वृत्तांत जो सुनाया है या लिखा है, तो उसमें जो यात्रा के लिए जो शब्द चुने हैं वो चुने हैं इंतु। इंतु शब्द का ही उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद है उत्कीर्णन लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उत्कीर्णन जो है, उत्कीर्णन लेख हुआ करते थे, लेखों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग अभिलेख शास्त्र कहते हैं, उसे हम लोग अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफ कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है, एपिग्राफी कहते हैं। और लिपियों के विकास के अध्ययन को हम लोग पूरा लिपि विद्या कहते हैं, पूरा लिपि विद्या कहते हैं। लिपियों का जो विकास होता था, लिपियों के विकास के बारे में जो अध्ययन किया गया उसे हम लोग पूरा लिपि कहते थे। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। तो हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष नाम जो है मिला था। सर्वप्रथम पहली बार जो मिला था वो हाथी गुफा अभिलेख से ही भारतवर्ष मिला था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास, प्राचीन भारत का जो है सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था। तो भारत का सुनियोजित यानी कि एक सीरियली रूप से जो इतिहास तैयार किया गया था वो किए थे V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ जो है उन्होंने भारत के सर्वप्रथम उन्होंने सुनिश्चित रूप से इतिहास तैयार करके उन्होंने ही दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास को 3 काल में बांटा गया। इतिहास को जो है वो 3 काल में बांटा गया है, जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, और हिस्टोरिकल पीरियड जिसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था कि मानव की उत्पत्ति हुई थी, वो भी 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है। 3000 ईस्वी पूर्व में ही मानव की उत्पत्ति हुई थी। वो ये कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। और 3000 से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और 6000 ईस्वी पूर्व से जितने भी आगे बढ़े हैं वो पुरातत्व एवं साहित्यिक दोनों के प्रकार के बारे में हम लोगों को साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। और आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ था लिखित का साक्ष्य, जो लिखा हुआ साक्ष्य का रूप में मिला, लेकिन उसे पढ़ने के लिए ऐतिहासिक काल में जाना पड़ा था, उसे पढ़ने के लिए ऐतिहासिक काल में मिला था। और पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन का जो स्रोत था वो प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक का एक भी साक्ष्य नहीं मिला था। पुरातात्विक तत्व का एक भी साक्ष्य जो था वो प्रागैतिक इतिहास में नहीं मिला था, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिला था। उसके बाद अगला क्या है कि भारतीय प्राचीन इतिहास को क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारे स्रोत हैं और उनमें बहुत सारे तथ्यों का भी उपयोग किया गया, और साथ ही साथ जगह जगह पे जो खोज हुई थी उन सब का जो एक स्रोत है, उन सब को जानने के लिए एक स्रोत है, उसका जो है वो होता है धार्मिक ग्रंथ होता है, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ के द्वारा बहुत सारे स्रोत का भी मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण से भी ये पता चलता है कि भारत में किन किन स्रोतों का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि को जो पढ़ने वाला विद्वान था जेम्स प्रिंसप, जो 1837 ईस्वी में इन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की और इन्होंने पढ़ा भी। उसके बाद भारत के जो प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता जिसे माना जाता है, यानी कि भारत
भारतीय ग्रंथ जो अगर प्राचीन इतिहास में कहा जाए तो सबसे पुराना जो ग्रंथ, सबसे पुराना जो वेद है, सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। वो कौन सा है? ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। इन सबसे भी बहुत सारे चीज़ों का साक्ष्य और प्रमाण भी मिला है, ठीक है। और जो संकलनकर्ता जो थे वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो वेदव्यास जो थे वो भारतीय ग्रंथ वेदों का जो है एक तरह संकलन किए थे, ठीक है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन हुआ करते थे? होते थे, पौराणिक मान्यता के अनुसार पूछा जा रहा है तो वो था वैश्वत मनु जो थे प्राचीन इतिहास के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार वहाँ के प्राचीन इतिहास में भारत के राजा हुआ करते थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का जो है उल्लेख किया गया। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो वायु पुराण में किसका किया गया है? वो गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम है जो मौर्य साम्राज्य में इसका वर्णन मिलता है। मौर्य साम्राज्य में इस पुस्तक से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य के जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें मौर्य वंश का वर्णन किया गया है, लेकिन अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें राजनीति के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। राजनीति के बारे में इस पुस्तक में राजनीति का भी वर्णन किया गया और नाम है इसका अर्थशास्त्र पुस्तक, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था? जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास जो प्राप्त हुआ था वो कल्पसूत्र से प्राप्त हुआ था। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ है, उससे ही जैन धर्म का पता चला था कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक स्रोत जो मिला था वो कल्पसूत्र ग्रंथ से ही पता चला था, ठीक है। और मत्स्य पुराण किस वंश से, मत्स्य पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण, तो वो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। और मौर्य वंश का चर्चा यानी कि मौर्य वंश का इतिहास जो मिलता है वो मिलता है अर्थशास्त्र पुस्तक में। कौटिल्य के द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है उसमें मौर्य वंश के बारे में लिखा हुआ मिलता है। खरोष्ठी लिपि किसे कहा जाता है? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी वो किस तरफ से लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं ओर की तरफ लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि जो थी वो इस तरफ से इस साइड की तरफ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या है कि नारद स्मृति से भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से भी किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की ही जानकारी मिलती है। वायु पुराण ग्रंथ भी है, उससे भी जानकारी किसकी मिलती है? गुप्त वंश की ही मिलती है, ठीक है। और स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथ के अनुसार अगर कहा जाए तो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी और प्रमाणिक पुस्तक किसे मानी जाती है? तो वो मानी जाती है मनुस्मृति की पुस्तक जो है उसे मानी जाती है। मनुस्मृति की जो पुस्तक है उसे मानी जाती है सबसे प्राचीन मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को ही कहा जाता है। शुंग काल का जो मानक ग्रंथ जो कहा जाता है वो मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है?
पुरुष का अर्धांगिनी जो होती है वो पत्नी, पुरुष की जो पत्नी है वो अर्धांगिनी कहलाती है। वो किस ग्रंथ में चर्चा किया गया है इसका, तो वो किया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी के रूप में होती है। पुरुष की पत्नी अर्धांगिनी होती है, वो कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें ऐसा कहा गया है। उसके बाद जो है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो किया गया है आशुलायन गृह सूत्र में इसका चर्चा मिलता है। आशुलायन जो गृह सूत्र है उसमें महाभारत का जो है प्रारंभिक उल्लेख उसी में मिलता है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जो है जय संहिता था। और बाद में ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। बाद में ये बढ़कर 24,000 हो गया। और जब भारत नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, जब ये महाभारत जो है भारत नाम से जब प्रसिद्ध हुआ तो उस समय श्लोक की संख्या जो हो गई थी वो 24,000 हो गई थी। और अंत में देखा जाए तो अंत में ये 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहर्षी संहिता या महाभारत भी कहा जाने लगा था। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि महाभारत का उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो आशुलायन गृह सूत्र जो है उसमें महाभारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और उसके बाद उस समय यानी प्रारंभ में ही जो श्लोक की संख्या थी वो कितनी थी, तो वो 8800 थी, यानी कि 8,800 श्लोक की संख्या थी। और बाद में जब इसका जो दूसरा नाम हुआ था और इसका जो नाम जो पड़ा था वो पड़ा था जैन संहिता। तब जब श्लोक 8800 था यानी 8,800 था तब इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय बाद के बाद इसका श्लोक का संख्या जो हो गया वो हो गया 24,000। श्लोक का संख्या कितना हो गया, 24,000 हो गया। तब क्या हो गया था, तब महाभारत का नाम हो गया भारत नाम से जब प्रसिद्ध हुआ तब इसका श्लोक का संख्या जो था वो था 24,000। और जब 1,00,000 क्रॉस किया, जब 1,00,000 श्लोक होने के कारण उसका नाम सतसाहर्षी संहिता रखा गया, सतसाहर्षी संहिता। और बाद में ही इसका नाम ही पूर्ण रूप से इसे महाभारत के नाम से जाना गया। तो प्रारंभिक में कहा जाए तो 8800 था यानी कि 8,800 श्लोक था। और उसके बाद 24,000 हुआ और फिर बाद में जो 1,00,000 हुआ और 1,00,000 होने के दौरान ही उस समय महाभारत नाम से ये प्रसिद्ध हो गया था। और प्रमुख जो अभिलेख व शासक जो थे, प्रमुख जो अभिलेख और शासक जो मिलते हैं वो इस प्रकार है। प्रमुख अभिलेख व शासक के बारे में कहा गया है तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है इस समय के शासक जो थे वो थे कलिंग नरेश खारवेल। और ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के समय मिला था। पुलकेशिन द्वितीय के समय क्या मिला था, पुलकेशिन द्वितीय के समय ऐहोल अभिलेख मिला था। ऐहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन द्वितीय के समय था। नासिक अभिलेख के समय शासक जो थे वो गौतमी बलश्री जो थे वो नासिक अभिलेख के समय थे। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये गुजरात में पड़ता है और इस समय का जो शासक थे वो थे रुद्रदामन जो थे इसके शासक थे। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो समुद्रगुप्त के शासक काल में थे। समुद्रगुप्त के शासक काल में जो अभिलेख था वो था प्रयाग स्तंभ। मंदसौर अभिलेख जो था वो मालवा नरेश यशोवर्मन के समय थे। मालवा नरेश जो थे यशोवर्मन उस समय मंदसौर अभिलेख था। ग्वालियर अभिलेख वो प्रतिहार नरेश भोज ये ग्वालियर अभिलेख जो है वो एमपी से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और प्रयागराज जो है, प्रयाग स्तंभ जो है ये यूपी से रिलेटेड है। ठीक है। और जूनागढ़ जो है ये गुजरात से रिलेटेड है। और देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजय सेन थे। देवपाड़ा अभिलेख जो है वो विजय सेन थे।
भित्री व जूनागढ़ अभिलेख, भित्री व जूनागढ़ जो अभिलेख है ये स्कंद गुप्त के समय का था, ये स्कंद गुप्त के समय का था। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका जो अभिलेख है, इसका जो अभिलेख किया गया है और अभिलेख जो प्रमुख अभिलेख है तो उसको एक बार हम लोग खुद से पढ़ लेते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल के समय था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के समय था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन के समय था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के समय था। और भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त के समय था, स्कंद गुप्त के समय था। उसके बाद क्या है, अगला जो हम लोग को पढ़ना है, अगला उसके बारे में पढ़ना है कि ये वाला जो हो गया, यहाँ तक हो गया हम लोग का। फिर आगे देखते हैं कि पूरा लेख विद्या, पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है। तो पूरा लेख विद्या किससे रिलेटेड है, जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता था, जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता था उसे ही हम लोग पूरा लेख विद्या कहते थे। जिसमें शिलालेखों का बारे में पढ़ा जाता था, जिसके बारे में अध्ययन किया जाता था उसे पूरा लेख विद्या कहा जाता था। उसके बाद पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता था। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को कहा जाता था। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता था, तो वो डार्विन को कहा जाता था। इबन बतूता, ये चीनी यात्री इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से फेमस है। इबन बतूता जो है वो किस, इबन बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो किस नाम से फेमस है, तो ये रेहला नाम से ये फेमस हुआ है। हेनसोंग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे और साथ ही साथ ये बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किए थे। बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने बहुत कुछ जाना था। तो हेनसोंग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे और बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किए थे। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म का जो स्तंभ लेख है, बौद्ध स्तंभ लेख, इससे किससे जानकारी मिलती है, तो शुंग काल से ही इसकी जानकारी मिलती है, बौद्ध स्तंभ लेख से। हेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है। हेनसोंग जो अपनी यात्रा पुस्तक का वृत्तांत का वर्णन जो बताया है, यात्रा वृत्तांत जो बताया है वो CU की के बारे में बताया है और इबन बतूता रेहला के बारे में बताया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद, अरबी भाषा की जो पुस्तक है किताब उल हिंद, उसके रचनाकार कौन थे, तो अल बेरूनी जो थे इसके रचनाकार थे। मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही इबन बतूता आया था और इबन बतूता जो थे मोरक्को के थे और दिल्ली के बाद में इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे बाद में इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मार्को पोलो द्वारा किस राज्य का यात्रा का उल्लेख मिलता है। मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा के बारे में इससे मिलता है, पांड्य राज्य के बारे में इसका उल्लेख मिलता है मार्को पोलो के द्वारा। पतंजलि के महाभाष्य किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश का पता चलता है। ठीक है, शुंग वंश का पता चलता है। और कुछ चीनी यात्री जो भारत आए हुए थे, शिक्षा ग्रहण किए, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ा और बहुत सारे शासकों के बारे में भी ये पढ़े थे। तो पहले जो फाहियान शासक थे, फाहियान लेखक जो थे वो 399 से लेकर 414 ईस्वी के समय में आए और भारत के दशा का भी विवरण किए थे। साथ ही साथ उस समय जो वह प्रथम चीनी यात्री थे, फाहियान जो थे वो प्रथम चीनी यात्री थे और वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा किए थे। इसने ही गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल का देवनिर्मित बताया था। तो फाहियान जो थे वो
भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री थे जो 399 से लेकर 414 के बीच में थे। उसके बाद भारत के दशा का विवरण किए थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा किए थे और इसने ही भारत में गुप्त काल के समय वस्तु विनिमय को कौड़िया के रूप में कहा था और चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को भी देव निर्मित बताया। उसके बाद हैंगसोंग जो है ये 629 से लेकर 645 ईस्वी के बीच में थे। 629 ईस्वी में आए और 645 ईस्वी के आसपास में ये चले गए और इन्होंने हैंगसोंग के बारे में जो का इतिहास मिलता है वो पुस्तक का नाम भी है सीयू की और ये पाश्चात्य संसार का उल्लेख भी सीयू में ही इन्होंने किया। और हैंगसोंग जो थे वो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। हर्षवर्धन जिस समय भारत के शासक थे उस समय ही हैंगसोंग भारत आए थे और इस समय हर्ष का जो शिलादित्य के ही इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि भी हैंगसोंग ने ही दिया था और इसी यात्रियों को राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता था। हैंगसोंग जो यात्री थे उसे राजकुमार, शाक्य मुनि या नीति का पंडित भी कहा जाता था और हैंगसोंग ने ही हर्षवर्धन को शिलादित्य की भी उपाधि दिए थे। और इत्सिंग वो आए थे 673 ईस्वी से लेकर 675 ईस्वी तक रहे और इन्होंने बौद्ध भिक्षु जो जितने भी थे उसके आत्मकथाओं के बारे में पढ़े और आत्मकथाओं के बारे में पढ़ने के साथ ही साथ उनका भारत का पूरे भ्रमण भी किए थे। और चीनी बौद्ध यात्री जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। जितने भी चीनी यात्री आते थे वो शिक्षा से संबंधित जितने भी काम हुआ करते थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन करते थे। और सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो मिला था वो 510 ईस्वी में मिला था। भानुगुप्त के जो अभिलेख है एरन अभिलेख जो है उसमें ही सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला था। तो हम लोग इस चैप्टर को आज भारत का जो प्रौद्योगिक इतिहास है उसे आज हम लोग समाप्त किए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।